बहुत बोल्ड और बहुत ही सराहनीय कदम है। मुझे लगता है कि शायद ये वो वर्ग है, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी और हर सरकार की ये कोशिश होती है कि जो मध्यम व्यक्ति है, जो मध्यम वर्गीय है, उस पर कम से कम ध्यान फोकस किया जाए। एससी, एसटी और ग्रामीण पर लगातार कई सालों से 2014 से सरकार बहुत फोकस कर रही है। आपने देखा होगा कि किसानों के लिए भी कई सारी योजनाएं हैं। इसके साथ साथ जो गरीब वर्ग है उसके लिए चाहे श्री अन्न योजना हो, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, लेकिन जो मध्यम वर्गीय है, जो बड़ी मेहनत के साथ 24 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे काम करता है, उसके हाथ में कुछ इनकम आती है। खासकर जो नौकरी पेशा व्यक्ति है वो मेहनत करके कमाता है और उसका एक बड़ा हिस्सा वो इनकम टैक्स में दे देता है। इसके साथ साथ जो बाजारों से चीजें खरीदने जाता है उसमें उसको जीएसटी देना पड़ती है, तो उसकी कमाई का 50% से ज्यादा हिस्सा तो टैक्स में चला जाता है। और सरकार ये नाराजगी समझ रही थी। सरकार बाजारों में जाकर, सरकार शहरों में जाकर इस तलखी को समझ रही थी, उनकी परेशानी को समझ रही थी, और सरकार ये मान रही थी कि एक दबाव है मध्यम वर्गीय का, और उस दबाव को अगर नहीं समझा गया तो शायद एक बड़ा संकेत हो सकता है। और यही कारण है कि सरकार ने समझा, उस नब्ज को समझा और एक राहत, बड़ी राहत देने की कोशिश की। बिल्कुल मनोज जी, देखिए सरकार के पास अलग अलग फोरम से अलग अलग तरीके से फीडबैक जाता है। एक मैकेनिज्म है सरकार का जो बहुत डिफरेंट ग्रुप्स के साथ सरकार टच में रहती है, और इसमें लगातार बहुत टाइम से इस बात की मांग हो रही थी कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इंडिया में, स्पेशली अर्बन एरियाज में, वो लगातार बढ़ रही है। और जो डायरेक्ट टैक्सेशन है जैसे जीएसटी है, वो एक कंज्यूमर को देना पड़ता है। अल्टीमेटली पूरी सप्लाई चेन में वो 18% का जीएसटी एक बहुत बड़ा भार है। और एक आम आदमी के लिए उससे निजात पाने के लिए जो सबसे और अहम कदम है वो है आप उसको इनकम टैक्स में या उसकी जो आय है उस पर लगने वाले टैक्स को छूट दें। और ये 12 लाख रुपए तक की जो छूट गवर्नमेंट ने दी है, निर्मला जी ने दी है, ये एक तरीके से डायरेक्ट टैक्सेशन का फायदा होगा, जिसमें एक आम आदमी के पास जो नॉन डिस्क्रिशनरी और डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस के बीच के लिए जो कंजम्पशन बढ़ाने के लिए जरूरी होता है, जैसे जो नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस होते हैं उसमें बहुत ज्यादा डिसीजन आपके हाथ में नहीं होता, वो आपको करने ही पड़ते हैं। जैसे स्कूल की फीस है, बीमारी है, कोई भी और खर्चा है, किचन चलानी है। लेकिन जो आपकी नॉन डिस्क्रिशनरी खर्चे हैं, जैसे आपको कोई भी चीज खरीदनी है, कोई आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा अपग्रेड करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास पैसा नहीं बचता था क्योंकि आपको हायर जीएसटी देना पड़ता है बहुत सारी सर्विसेज पे। तो अब एक आम आदमी के पास ये पैसा जब आएगा तो ओवरऑल इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है। आपको यह भी पता है कि यूरोप का बाजा बजा हुआ है, चीन अपने में उलझा हुआ है। भले ही महामारी के बाद उसकी अर्थव्यवस्था खुली हो, लेकिन अपेक्षित तेजी नहीं देखी गई। जियोपॉलिटिकल तनाव बना हुआ है, तो करीब करीब हर देश की जो अर्थव्यवस्था है वो दबाव महसूस कर रही है। भारत ने एक बड़ा संकेत दिया है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो चुकी है, 3 ट्रिलियन बनने की बात की जा रही है। जुलाई में बजट आया था तो सरकार बहुत से ऐसे बदलाव लेके आई थी जो डिफिकल्टी एक नॉर्मल टैक्स पेयर फेस कर रहा है। जैसे कि सर्च के केस में भी 10 साल का समय कम करके 5 वर्ष कर दिया गया। तो मेरा मानना यह है कि नए टैक्स बिल में जरूर कहीं ना कहीं सरकार कुछ ऐसे नियम कानून लेकर के आने वाली है जिससे आम नागरिक को कुछ राहत मिले, क्योंकि जिस तरीके का टैक्स टेररिज्म अभी तक चल रहा था उससे कहीं ना कहीं हमें राहत मिलने की संभावना है। और टैक्स लॉ में जो बदलाव आने वाले हैं, जहां तक मैं समझता हूं, आप देखेंगे 1961 में इनकम टैक्स एक्ट बना था, उसके बाद बहुत सारे सेक्शंस डिलीट हुए, बहुत सारे सेक्शंस आए। आज भी बहुत सारे सेक्शंस हैं जो डिलीट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें इनकम टैक्स एक्ट में उनको दिया गया है। तो मैं समझता हूँ जो नया टैक्स लॉ आएगा तो उसमें नंबर ऑफ सेक्शंस भी कम होंगे। जो टैक्स सेक्शंस डिलीट हो गए उनकी जगह नए सेक्शन रिप्लेस हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति को भी राहत मिलने वाली है। गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं। गुप्ता जी, तमाम सारी बातों के बीच अब टैक्स टेररिज्म की बात की थी, एक देश एक टैक्स की बात हुई, जीएसटी आया, उसके बाद फिर कई सारे सवाल भी उठाए गए। यानी कि जो टैक्स देने वाले लोग हैं, जो सैलरी, जो नौकरी करते हैं, वो टैक्स देने वाले लोग हैं, वो टैक्स तो देते थे। इसके साथ साथ बाजारों से अगर कुछ भी खरीदना है, अगर उनको फीस देनी है, कुछ सामान खरीदना है बच्चों के लिए, बाजार में आपको अगर कुछ खाने पीने की चीज़ भी खरीदनी है तो उस पर 18%, 28% टैक्स लगता था। लोगों को लगता था कि हम कमा रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, और एक बड़ा हिस्सा
पहले तो आपने इनकम टैक्स के तौर पर दे दिया, उसके बाद कुछ भी खरीदने जा रहे हैं तो आपको मिलता नहीं है। फ्रीबीज की घोषणाएं और उनकी नीतियों के लागू करने का दबाव बहुत ज्यादा है। उसमें कौन सा वर्ग है आप जानते हैं, बहुत लोअर वर्ग है जिसे सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा था उस व्यक्ति का जो नौकरी करता है, जो टैक्स दे रहा है। तो शायद सरकार एक संकेत देने की कोशिश कर रही है, सरकार दबाव में थी। नहीं, डेफिनेटली बात है, क्योंकि ये जो 12 लाख रुपए आज की डेट में 1 लाख रुपए महीना कोई बहुत ज़्यादा इनकम नहीं। अर्बन में आप घर लेते हैं तो एक EMI देते हैं घर की, या खाने पीने का भी करते हैं, तो 1 लाख रुपये इज़ नॉट गुड एनफ। 12 लाख रुपए मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों अगर 24 लाख रुपए कमाते हैं तब एक अच्छे से आप हाउस मेंटेन कर पाते हैं और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाते हैं। तो इससे डेफिनेटली एक मिडिल क्लास को, जो खासकर जॉब वाले लोग हैं या छोटे मोटे बिजनेस वाले लोग हैं, उनको डेफिनेटली बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। एंड आई थिंक हम पिछले 4-5 सालों से हर बार उम्मीद कर रहे थे कि भाई 20 लाख तक जो है टैक्स नहीं होना चाहिए, ताकि लोग अपनी इन्वेस्ट कर सकें, अपनी फैमिली में इन्वेस्ट कर सकें। तो दिस इज डेफिनेटली गुड, बिकॉज ऑलरेडी GST इतना हो गया है, हर एक चीज़ पर GST देते हैं आप। देयर नथिंग यू बाई। आई थिंक आप 1 रुपया कमाते हैं, 70-75 पैसे उसमें से टैक्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली चला ही जाता है। एक्चुअली यू हैव ओनली 25% इन योर हैंड। अगर सारे टैक्सेस जोड़ लें आप, जो आप डे टू डे बेसिस पर खर्च करते हैं, वो 75% तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर्म टैक्स में चला ही जाता है। तो ये तो बड़ा बेनिफिट है मिडिल क्लास के लिए, एंड डेफिनेटली इट्स ए वेरी पॉपुलर स्टेप गवर्नमेंट हैज टेकन अप, बिकॉज गरीबों के लिए तो काफ़ी सारी स्कीम थी, भाई अन्नदान चल रहा है, आयुष्मान शुरू कर दिया है, लेकिन मिडिल क्लास के पास में कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट, दे वर द मोस्ट लाइक क्रश हो रहे थे हर तरीके से। एक तरह से छूटा था। मैं अपने PCR से कहूंगा एक बार टैक्स स्लैब को दिखाएं। अतुल जी से मैं समझना चाहता हूं कि कैसे 12 लाख तक कैसे आपको कोई टैक्स नहीं देना है, जबकि टैक्स स्लैब में तमाम सारी चीजें और वो स्थिति दिखाई दे रही है। टैक्स स्लैब क्या कहता है अतुल जी? अगर 4 लाख तक आपको शून्य दिखाई दे रहा है, लेकिन 4 से 8 लाख यहां पर 5% है, 8 से 12 लाख यहां पर 10% है, तो 12 लाख तक फ्री कैसे? थोड़ा समझाएं सर। देखिए, 4 से 8 लाख जो 5% है, उसमें मेरी जो टैक्स की कैलकुलेशन आती है 20,000 रुपये आती है। और 8 से 12 लाख जो 10% है, वहाँ 40,000 रुपये टैक्स आता है। टोटल टैक्स मेरा 60,000 आया। मेरे को 87A में जो रिबेट मिल रही है, उससे मेरा सारा टैक्स सेट ऑफ हो रहा है। अच्छा। उसके अलावा 75,000 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो भी मेरे को एडिशनल मिलने वाली है। तो यानी कि आप 12 लाख बोल रहे हैं, तो ये लगभग 12,75,000 की इनकम पर आपको टैक्स जीरो है। बट इसमें एक चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ये इनकम मेरी सैलरी से होनी चाहिए, स्पेशल रेट वाली इनकम नहीं होनी चाहिए। स्पेशल रेट वाली इनकम बोले तो जो हमारा कैपिटल गेन है, शेयर्स में हम डील करते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, प्रॉपर्टी हम बेच रहे हैं, अगर उससे मेरी कोई इनकम है तो उसमें मेरे को 87A में रिलीफ अभी नहीं मिल रहा है। अगर आप देखें 5 जुलाई 2024 में एक वक्तव्य आया था, उससे पहले आपको स्पेशल इनकम पर भी 87A की रिबेट मिल रही थी, बट उसके बाद 87A की रिबेट को ख़त्म कर दिया गया। वो अभी कानूनी लड़ाई चल रही है, कोर्ट उसमें काम कर रहे हैं। आगे क्या डिसीजन होगा, नए टैक्स बिल में सरकार क्या लेकर के आती है, वो बदलाव देखने होंगे। लेकिन मतलब अतुल जी आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भले ये 4 लाख पर आपको शून्य देना है, 4 से 8 पर आपको 5% टैक्स यहां पर लिखा हुआ है, 8 से 12 यहां पर 10% लिखा हुआ है, लेकिन 87 रिबेट में जो छूट मिलती है, 70% जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, उसके तहत आपको 12,75,000 रुपए ये छूट मिल सकती है। आप इस साफ तौर पर कह रहे हैं 75,000 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, और सेक्शन